गेम ऑफ थ्रोन्स सीजन 7 का वर्स्ट एपिसोड आ गया है एंड दैट इज द 6th एपिसोड। इस एपिसोड के शुरुआत में अपना स्टूपिड सुसाइड स्क्वाड वॉल के दूसरे तरफ ज़ॉम्बी पकड़ने निकलता है और यहाँ पर कैरेक्टर्स के बीच में एक से बढ़कर एक फालतू डायलॉग्स है। How'd you keep your balls from freezing off? Got to keep moving, that's the secret. Walking's good, fighting's better, fucking's best. इससे नॉनसेंसिकल डायलॉग मैंने कभी नहीं देखा था। सो टॉरमुंड के हिसाब से चलने से, फाइटिंग करने से ठंडी गायब हो जाती है। वाह क्या लॉजिक है। फिर विंटरफेल में सांसा और आर्या वापस अपनी फेक फाइट शुरू करते हैं। अबे क्यों है ये नौटंकी? ये पूरा फेक फाइटिंग का सब प्लॉट अखंड चूतियापा था। यहीं पे आर्या कहती है, Now he's dead, killed by the Lannisters, with your help. So was I. I would have let them kill me before I betrayed my fam. अबे आर्या, तू सांसा के कौन से बिट्रेल की बात कर रही है यार? सांसा ने रॉब को सरेंडर करने के लिए लेटर लिखा था क्योंकि तब सांसा बस एक टीनेजर लड़की थी जो किंग्स लैंडिंग में लिटरली किडनैप्ड थी। सांसा को फोर्सफुली ये लेटर लिखना पड़ा था, उसके पास कोई चॉइस नहीं था। Urge your brother to keep the king's peace. Tell him to come to King's Landing and swear his fealty to Joffrey. सो ऐसे चीजों को तुम कैसे बिट्रेयल कह सकते हो? और वैसे भी सांसा के लेटर का कुछ मीनिंग ही नहीं था। ऐसा लेटर मिलने के बावजूद रॉब स्टार्क ने वॉर को शुरू किया था ताकि वो लैनिस्टर्स को सबक सिखा सके। His Grace summons me to King's Landing. I'll go to King's Landing. But not alone. Call the banners. फिर अपना सुसाइड स्क्वाड अभी भी ज़ॉम्बी वाइट पकड़ने के लिए चल ही रहा है। फिर इसी में एक बंदा पूरे ग्रुप से दूर चलने लगता है फॉर नो रीजन व्हाटसोएवर। ऑब्वियसली उसके साथ कुछ ना कुछ बुरा होने वाला है। एक बड़ा ज़ॉम्बी भालू उस बंदे का पीछा करने लगता है। वो बंदा दूसरे डायरेक्शन में भालू से दूर भागने लगता है तो अचानक भालू साइड से आता है। इस ज़ॉम्बी पोलर बेयर के साथ यहाँ पे छोटी फाइट होती है और उस ज़ॉम्बी भालू को मारा जाता है, जिसके बाद अपना सुसाइड स्क्वाड आगे चलने लगता है। ये कुछ पूरी रात भर चल के अब वॉल के काफी आगे आ गए हैं और बस चले ही जा रहे हैं। तभी उनके सामने कुछ 10-15 ज़ॉम्बी वाइट्स का एक झुंड आता है। सो ये ज़ॉम्बी वाइट्स की पूरी आर्मी कुछ लाखों की तादाद में है, बट पता नहीं कैसे ये 10-15 ज़ॉम्बी वाइट्स का एक छोटा सा ग्रुप आगे चल के आ गया। ओ हाँ, अपना सुसाइड स्क्वाड को वाइट पकड़ने के लिए आसानी हो तो ऐसा एक चूतिया प्लॉट रखना पड़ेगा। इसमें लॉजिक कुछ नहीं है, बस मान लो कि ऐसे कुछ 15 वाइट्स का एक ग्रुप आगे चल के आ गया है। फिर यहां पर अपने हीरोज और ज़ॉम्बी वाइट्स के बीच में फाइट शुरू होती है। कुछ टाइम के फालतू फाइट के बाद में जॉन स्नो वहां पे एक वाइट वॉकर को मार डालता है और तभी सभी साइड के वाइट्स भी मर जाते हैं। पता नहीं ये कौन सा चूतिया लॉजिक था, बट फिर भी कोई बात नहीं, हम इस लॉजिक को मान के आगे चलते हैं। सो अपेरेंटली अगर तुम व्हाइट वॉकर को मारते हो तो आजू बाजू के व्हाइट्स भी मर जाते हैं, बट सब व्हाइट्स नहीं मरते। समहाउ बराबर से एक व्हाइट जिंदा रहता है। अब मैं इस अखंड चूतियापे के बारे में क्या कहूं, मुझे खुद को नहीं समझ रहा है। दिस इज जस्ट टू मच। एट दिस पॉइंट हम ऑडियंस को कुछ लॉजिक ही नहीं लगाना है। डेविड एंड डैन ने ऐसे सब सीन्स लिखते हुए कुछ घंटा भी नहीं सोचा है कि इसका लॉजिक क्या है। आई मीन तुम ऐसे सीन कैसे लिख सकते हो? जस्ट इमेजिन द स्क्रिप्ट। जॉन व्हाइट वॉकर को मारेगा, व्हाइट वॉकर मरते ही आजू बाजू के सब व्हाइट्स मरेंगे, बट एक व्हाइट जिंदा रहेगा। अबे इसमें कुछ लॉजिक है क्या? लाइक हाउ द फक इज दिस पॉसिबल? तुमने पहले एक रूल एस्टैब्लिश किया है कि अगर एक व्हाइट वॉकर मरता है तो व्हाइट्स मर जाते हैं, तो ये एक व्हाइट कैसे जिंदा रह जाता है? बस अभी इस चूतियापे के बारे में और मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, चलो आगे बढ़ते हैं। सो अभी इसी में ये पकड़ा हुआ व्हाइट अब जोर जोर से चिल्लाने लगता है। वाह, अब ये ज़ॉम्बी वाइट के पास चिल्लाने की पावर्स आ गई है। फिर यहां पर जॉन स्नो गेंड्री को बोलता है कि तुम वॉल के ईस्ट वॉच टावर पर भाग के जाओ। फिर वहां पर ईस्ट वॉच में पहुंचकर तुम डेनी को रेवन भेजना और बोलना कि हमें तुम्हारी मदद चाहिए। Run back to Eastwatch. Get a Raven to Daenerys. Tell her what's happened. I'm not leaving you. You're the fastest. Go now. सो अब जेंड्री वॉल के तरफ भाग के जाएगा, तभी टॉरमुंड उसे बोलता है
faster without the hammer. Give it. Give it. सो जेंड्री अभी बिना किसी हथियार भागेगा, बट व्हाट इफ उसको किसी ज़ॉम्बी भालू ने पकड़ लिया? ऐसा अभी कुछ नहीं सोचना है, चलो आगे बढ़ते हैं। अपने ज़ॉम्बी वाइट साथी के चिल्लाने के वजह से अब आर्मी ऑफ ज़ॉम्बी वाइट्स जाग गई है और अपने हीरोज के तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। इसके पहले कुछ 15-20 ज़ॉम्बीज और एक व्हाइट वॉकर पूरे आर्मी से ऐसे ही भटक गए थे, बट अभी पूरी की पूरी आर्मी एक साथ है। जैसे ही व्हाइट्स की आर्मी आगे आती है, बर्फ टूट जाता है, और बर्फ भी कैसा टूटता है देखो, एकदम परफेक्टली एक सर्कुलर शेप में बर्फ टूटता है, और इस सर्कल के बीचों बीच अपने नल्ले सुसाइड स्क्वाड को बराबर से एक बड़ा पत्थर मिलता है जहां पर वो खड़े रहते हैं। कुछ टाइम पहले एक व्हाइट कुछ सुपरसोनिक आवाजें निकाल रहा था, उसके पास कुछ अजीब सी सुपर पावर आ गई थी, बट अब ये नल्ले व्हाइट्स पानी के ऊपर से एक छोटी सी जंप नहीं कर सकते, वो बस अपने हीरो को घेर लेते हैं और वहां पे बस खड़े रहते हैं। फिर दूसरे तरफ अपना बावला जेंड्री उसेन बोल्ट का भी बाप बन जाता है। अपना पूरा ग्रुप बियॉन्ड द वॉल कुछ 100 किलोमीटर चल के आया होगा, वो रात भर चले जा रहे थे, तब जाके उनका सामना व्हाइट्स के आर्मी से हुआ था। बट जेंड्री ऐसा सुपर फास्ट भागता है कि वो कुछ सिर्फ 1 घंटे में वॉल पे पहुंच भी जाता है, वो भी कड़ी ठंड में, और वो भी पूरे बर्फीले माहौल में। We need to send a Raven. Get the Maester. Now! वहां जेंड्री सुपरफास्ट भाग के पहुंच गया और यहां अपना ग्रुप मस्त बैठा है। पता नहीं इनका प्लान क्या है, ये यहीं पे बैठने वाले हैं क्या? यहां पर जॉन स्नो और नाइट किंग के बीच में अभी स्टेयरिंग कॉन्टेस्ट चालू है। नाइट किंग और उसके व्हाइट वॉकर साथी यहां पर कुछ नहीं करते, वो बस दूर से अपने हीरोज को घूरते रहते हैं। सो अब कुछ ही टाइम पहले जेंड्री ने वॉल पे यहां से डैनी को एक मैसेज सेंड किया था, और ये मैसेज डैनी के पास लिटरली अगले ही सीन में पहुंच जाता है। Oh my God! I mean, this is too much. इस अखंड चूतियापे के बारे में तो क्या ही कहे। द वॉल का ईस्ट वॉच का टॉवर और ड्रैगन स्टोन के बीच का डिस्टेंस है 3000 किलोमीटर्स, बट जेंड्री ने मैसेज के साथ में छोड़े हुए रेवंस कुछ ही घंटों में ड्रैगन स्टोन पहुंच भी जाते हैं। डैनी के पास मैसेज आते ही वो वॉल के तरफ निकलती है, और ऑब्वियसली उसने मस्त व्हाइट ड्रेस पहना है। अब बर्फ में जाना है तो मैचिंग कपड़े तो पहनने पड़ेंगे। दूसरी तरफ अपना सुसाइड स्क्वाड हीरोज अभी भी पत्थर पे बैठे हुए हैं। वो इतने बर्फीले मौसम में कितना टाइम वहां पे बैठे थे उसका कुछ हिसाब ही नहीं है। वो क्या खाते हैं, वो कहां पे टट्टी करते हैं, इसका कुछ लॉजिक ही नहीं है। वो मस्त वहां पे बैठे हैं और नाइट किंग उन्हें मस्त दूर से देखे जा रहा है। वाह, क्या चल रहा है यहाँ पे पता नहीं। हीरो और विलन्स बस एक दूसरे को दूर से देख रहे हैं। फिर अब वहां पे ऐसे ही बैठे बैठे हाउंड बोर हो रहा है, इसलिए वो व्हाइट्स के तरफ एक पत्थर फेंकता है, जिससे व्हाइट्स को पता चलता है कि अब बर्फ वापस जम गया है। Fuck. ये पता चलते ही सब व्हाइट्स अब अपने हीरोज के तरफ बर्फ पे चलने लगते हैं। वो आइस पे चलते हैं, बट अपने हीरोज को इतनी भी समझ नहीं है कि वो वापस बर्फ को तोड़ दे और मस्त अपने पत्थर पे रहे। अबे तोड़ो ना बर्फ, तुम चट्टान पे खड़े यहाँ पे रह सकते हो। इन ज़ॉम्बी व्हाइट्स को ठंडे पानी में गिरा दो, सिंपल। बट वो वैसा कुछ नहीं करते और कुछ इलॉजिकल फाइट शुरू होती है। इतने फाइट के बीच में कभी भी यह बर्फ नहीं टूटता, और उसी में ये व्हाइट्स का क्या प्लान है क्या पता। ये सभी ज़ॉम्बी व्हाइट्स हीरोज के गले लगने लगते हैं। ये व्हाइट्स अपने हीरोज को मस्त हक करते रहते हैं। वो व्हाइट सीधा हीरोज को मारते ही नहीं है। सही में ये फाइट मतलब एकदम टोटल नॉनसेंस थी। ये देखो, ये पीछे ज़ॉम्बी व्हाइट क्या कर रहा है क्या पता। यहाँ पे टॉरमुंड को वो व्हाइट मस्त गले लग रहा है। इस नल्ले फाइट में सभी कैरेक्टर्स को प्लॉट आर्मर मिला था। यहाँ पे मस्त फाइट चालू है और तभी वहां पे डैनी आती है। ओ क्या बात
बात है, अपनी बैडएस डैनी यहाँ पर आ भी गई है। ताली बजाओ रे सब, ताली बजाओ। सो लेट्स जस्ट डू कैलकुलेशन। जेंड्री का बियॉन्ड द वॉल से ईस्ट वॉच तक का भागना, फिर द वॉल से ड्रैगन स्टोन तक रेवन का सफर, और फिर डैनी का ड्रैगन स्टोन से बियॉन्ड द वॉल आने का सफर, ये पूरा सब मिला के कुछ 7000 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा। और ये सब डिस्टेंस इस एपिसोड के मुताबिक सिर्फ कुछ 10 घंटों में कवर हो जाता है। जबकि अगर हम लॉजिकली सोचते हैं तो ये 7000 किलोमीटर कवर करने के लिए कम से कम 1 वीक चला जाएगा। बट क्या करें, अब गेम ऑफ थ्रोन्स में कुछ लॉजिक तो है ही नहीं। सो अब यहाँ पे डैनी आती है और अपना सुसाइड स्क्वाड ड्रोगोन पे बैठने लगते हैं। बट फॉर सम रीजन जॉन अचानक से सभी व्हाइट्स को मारने लगता है। वो अकेला ही व्हाइट्स के साथ पंगा ले लेता है। यहाँ जॉन भी ड्रोगोन पे बैठ के जा सकता है, बट नहीं, वो कंटिन्यूअसली फालतू में कुछ व्हाइट्स से लड़ते रहता है। फिर हमें फाइनली नाइट्स किंग और उसके व्हाइट वॉकर दोस्त देखने मिलते हैं। यहाँ नाइट्स किंग आसमान में ड्रैगन्स को उड़ते हुए देखता है और वो अपना आइस स्पीयर यानी बर्फीला भाला निकालता है, और फिर वो आसमान में उड़ते हुए विसेरियन ड्रैगन को देखता है और उस पे निशाना लेता है। एक परफेक्ट लॉन्ग डिस्टेंस शॉट से नाइट्स किंग विसेरियन ड्रैगन को मार के गिराता है। बट अभी इस नाइट्स किंग के आइस स्पीयर के रिलेटेड 2 बड़े बड़े अखंड चूत्यापे हैं। सो फर्स्ट चूत्यापा है, इतना टाइम नाइट्स किंग आइस स्पीयर के साथ कर क्या रहा था? ये आइस स्पीयर बर्फीला भाला नाइट्स किंग के पास काफी टाइम से था। नाइट्स किंग और उसके व्हाइट वॉकर दोस्त ऐसे ही आइस स्पीयर्स के जरिए जॉन स्नो और अपने हीरोज को भी मार सकते थे। बट नहीं, पिछले कुछ 10-15 घंटे नाइट्स किंग और अपने हीरोज के बीच में स्टेरिंग कॉन्टेस्ट चल रही थी। वो बस एक दूसरे को दूर से घूर रहे थे। वाह, क्या लॉजिक है। फिर दूसरा आइस स्पीयर का अखंड चूत्यापा है ड्रोगोन से रिलेटेड। सो नाइट्स किंग अपने बर्फीले भाले से कुछ 1000 फीट आसमान में उड़ने वाले विसेरियन ड्रैगन पर निशाना लगाता है। बट माय क्वेश्चन इज, मिस्टर नाइट्स किंग, आप नीचे बैठे हुए ड्रोगोन पे क्यों आइस स्पीयर नहीं मारते? ड्रोगोन तो उल्टा बड़ा टारगेट है और वो आपके सामने सिर्फ बैठा हुआ है। यहाँ ड्रोगोन पर अपने हीरोज एक एक करके बैठ रहे हैं, तभी आइस स्पीयर ड्रोगोन में मार देना था। यहाँ नाइट्स किंग सीधा ड्रोगोन को इजीली मार सकता था, बट नहीं, वो हवा में दूर उड़ने वाले विसेरियन ड्रैगन पर आइस स्पीयर मारेगा। इस गेम ऑफ थ्रोन्स के हिस्ट्री के वन ऑफ द वर्स्ट एपिसोड के एंड में कई सारे ज़ॉम्बी व्हाइट्स पानी में गिरे हुए विसेरियन ड्रैगन के लाश को बड़ी बड़ी चेन लगा के बाहर खींचते हैं। अब इन व्हाइट वॉकर्स के पास बियॉन्ड द वॉल ऐसी बड़ी बड़ी चेन्स कहां से आई क्या पता। सो गाइस, दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड टेक केयर।